हे गाइस, क्या हाल है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की मूवी है 2009 की माय सिस्टर्स कीपर। इसकी स्टोरी बहुत ही यूनिक है और ये मूवी इमोशंस से भरी पड़ी है विद अ पिंच ऑफ सस्पेंस। सो विदाउट स्पॉइलिंग एनीथिंग फॉर यू, चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ये स्टोरी एना की है, पर एना का इंट्रोडक्शन हो उससे पहले हमें एना की बड़ी सिस्टर केट को थोड़ा जानना होगा। काफ़ी साल पहले एक ऐसा टाइम था जब केट अपनी मॉम सैरा, अपने पापा ब्रायन और अपने छोटे ब्रदर जेसी के साथ एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रही थी। पर फिर अचानक एक दिन केट की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। जब केट के ब्लड टेस्ट का रिजल्ट कुछ और आया तो उनके फैमिली डॉक्टर ने सैरा को सजेस्ट किया कि केट को किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाया जाए। और ये सुनकर सैरा काफ़ी शॉक हो गई और सोचने लगी कि ये डॉक्टर ज़रूर पागल हो गया है। आखिरकार केट को कैंसर कैसे हो सकता है। मगर फिर आगे के टेस्ट परफॉर्म करके ऑन्कोलॉजिस्ट ने ये कंफर्म किया कि केट को ल्यूकेमिया है, जिसे सिंपल लैंग्वेज में कैंसर भी कहा जा सकता है। तब से केट और उसकी फैमिली की लाइफ एकदम से पलट गई। सैरा ने अपनी लॉयर की प्रैक्टिस छोड़ दी और फुल टाइम केट की देखभाल में लग गई। डॉक्टर्स ने सैरा और ब्रायन को बताया कि फिलहाल तो केट मेडिकेशन से सर्वाइव कर लेगी, पर अगर वो केट को सच में बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपना तीसरा बच्चा प्लान करना होगा, जिसका कॉर्ड ब्लड और बोन मैरो केट को कैंसर से फाइट करने में बहुत ही काम आ सकते हैं। ब्रायन का तो पता नहीं, पर सैरा की बातें सुनकर यह लगता है कि वो केट को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी। और सैरा जिद करके ब्रायन को अपना तीसरा बच्चा प्लान करने के लिए मना लेती है। और जेनेटिक्स की हेल्प से डॉक्टर्स एक ऐसा टेस्ट ट्यूब बेबी डिज़ाइन करते हैं जो केट के लिए 100% जेनेटिकली मैच होगा। शायद ये बातें सुनकर आप सबको ऐसा लगता होगा कि ये कोई साइंस फिक्शन मूवी है, पर नहीं गाइस, ये सब आज की डेट में पॉसिबल है। और इसी तरह बर्थ हुआ एना का। जब एना बहुत छोटी थी तब उसकी मॉम सैरा उसे कहा करती थी कि एना पहले नीले आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा थी, पर वो लोग उससे इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उसे धरती पर अपने पास बुला लिया। पर जैसे जैसे एना बड़ी हुई तो उसे रियलाइज़ हुआ कि ये सब बातें झूठ थी और उसे पता चला कि उसका बर्थ सिर्फ इसीलिए हुआ था ताकि वो अपनी सिस्टर केट की जान बचा सके। और कई बार एना ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर उसकी सिस्टर केट हेल्दी होती तो वो खुद इस दुनिया में होती भी या नहीं। पिछले कई सालों से केट को जिंदा बचाए रखना ही सैरा की जिंदगी का मकसद हो गया है। केट, जिसे कई सालों पहले मर जाना चाहिए था, वो अपनी सिस्टर एना और कीमोथेरेपी की वजह से अभी भी जिंदा है, पर कैंसर उसकी ज़िंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसकी वजह से केट की फैमिली का एक नॉर्मल लाइफ जीना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया है। और अब एना कुछ ऐसा करने जा रही होती है जिससे उसकी फैमिली की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और एना जाती है अटर्नी कैम्बेल से मिलने, जो उनके शहर का सबसे बड़ा अटर्नी होता है। एना को अपने ऑफिस में देखकर कैम्बेल को लगता है कि शायद एना चंदा मांगने आई है, पर पूछने पर एना बताती है कि वो अपने पेरेंट्स पर केस करना चाहती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी सिस्टर केट को बचाने के लिए एना को एक डोनर चाइल्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। कैम्बेल एना की बातें सुनकर सोचता है कि एना ज़रूर किसी तरह का मजाक कर रही है, पर एना उसे बताती है कि उसका बर्थ सिर्फ इसीलिए हुआ है ताकि वो अपनी सिस्टर केट को अपने बॉडी के स्पेयर पार्ट्स दे सके। और कभी कभी एना को ये लगता है कि उसकी बॉडी की मालिक वो खुद नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स हैं। एना कैम्बेल को अपनी मेडिकल फाइल दिखाती है और वो नोटिस करता है कि एना के बॉर्न होते ही डॉक्टर्स ने एना की बॉडी से कई चीज़ें लेना शुरू कर दिया था। कोड ब्लड, वाइट सेल्स, बोन मैरो, लिम्फोसाइट्स और ना जाने क्या क्या डॉक्टर्स अब तक एना की बॉडी से ले चुके होते हैं। कैम्बेल को ताज्जुब होता है कि केट की वजह से इतनी छोटी सी उम्र में एना की बॉडी पर इतनी सारी सर्जरीज परफॉर्म की गई थी। एना उसे बताती है कि अब उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो केट को अपनी एक किडनी डोनेट कर दे, पर वो ये बिल्कुल करना नहीं चाहती और एक माइनर होने की वजह से उसे अपने पेरेंट्स के मुताबिक ही चलना होगा, इसीलिए उन्हें रोकने का यही एक तरीका है। कैम्बेल को ऑफर करने के लिए एना के पास कुछ चंद रुपए ही होते हैं, पर फिर भी कैम्बेल उसका केस लड़ने के लिए बड़ी ही आसानी से राजी हो जाता है और ये बात एना को काफ़ी हैरान कर देती है। सैरा को जब कोर्ट का सम्मन मिलता है तब केट हॉस्पिटलाइज होती है और उसे यकीन नहीं होता कि उसकी 11 साल की बेटी एना ने उन पर केस कर दिया है। जब वो एना से बात करती है तो एना कहती है कि वो अब ये सब नहीं करना चाहती। सैरा एना को समझाने की बहुत कोशिश करती है और उससे कहती है कि क्या उसने कभी सोचा है कि अगर वो अपनी सिस्टर केट की हेल्प नहीं करेगी तो क्या होगा। और एना बेझिझक कर कह देती है कि उसे पता है कि केट मर जाएगी और सैरा एना पर हाथ उठा देती है। आखिरकार एना के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के लिए पूरी फैमिली एना से बात करने बैठती है, पर एना ने अपनी पूरी स्पीच पहले से ही तैयार करके रखी है और वो उन्हें बताती है कि वो केट को अपनी एक किडनी डोनेट कर कर अपनी पूरी ज़िंदगी एक किडनी पर बिताना नहीं चाहती, क्योंकि इसके बाद उसे लाइफ में हर एक कदम सोच समझ कर रखना होगा। ऑपरेशन के बाद वो ना ही स्पोर्ट्स खेल सकती है और ना ही फ्यूचर में कभी प्रेग्नेंट होने का सोच सकती है। और वो उनसे ये सवाल भी पूछती है कि अगर ऑपरेशन फेल गया तब क्या।
और एना के इन सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता और सैरा हक्की बक्की होकर एना से गुस्से में बहस करने लगती है और एना वहाँ से उठकर चली जाती है। सैरा किसी भी तरह चाहती है कि एना अपनी एक किडनी केट को डोनेट करने के लिए राजी हो जाए, पर एना की बातों का उसके पापा ब्रायन पर बड़ा ही गहरा असर हुआ है और उसे रियलाइज़ होता है कि केट को बचाने में वो लोग ये भूल ही गए कि एना की भी खुद की ज़िंदगी है और उसके भी कई सपने हैं। और वो ये भी सोचता है कि शायद नेचर के अगेंस्ट जाकर एक डोनर चाइल्ड डिज़ाइन करने की यह उनकी सज़ा भी थी। ब्रायन सैरा से कहता है कि अगर उन्होंने ज़बरदस्ती करके एना को इस ऑपरेशन के लिए मनाने की कोशिश की तो वो पूरी ज़िंदगी एना से आंख नहीं मिला पाएगा। और फिर कोर्ट हियरिंग का दिन आता है और कैम्बेल के अगेंस्ट सैरा अपना केस खुद लड़ती है। हियरिंग में डॉक्टर्स काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। हालांकि वो लोग घुमा फिरा कर यही कहना चाहते हैं कि केट का इतने सालों सर्वाइव करना एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि ल्यूकेमिया की वजह से केट का 5 साल से ज़्यादा जीना इम्पॉसिबल था और एना को अपनी एक किडनी केट को डोनेट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी सिचुएशन समझने के लिए एना अभी बहुत छोटी थी। जब कैम्बेल सैरा से क्वेश्चनिंग करता है तब हमें पता चलता है कि इन 11 सालों में एना को केट की मेडिकल नीड्स पूरी करने के लिए उस पर 8 बार सर्जरीज परफॉर्म की गई थी और एना पर बोन मैरो एस्पिरेशन, स्टेम सेल पर्जिस जैसी कई पेनफुल और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर परफॉर्म की गई थी और कई बार कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से एना को कई दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रखा गया था। और जज भी इस बात से शॉक हो जाती है जब कैम्बेल बताता है कि एना की बॉडी के रैपिड ग्रोथ के लिए डॉक्टर्स ने एना को ग्रोथ हार्मोन्स तक दिए थे। और ताज्जुब की बात यह थी कि एना के पेरेंट्स को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी बड़ी डॉटर केट को ठीक करना चाहते थे, चाहे ये उनकी छोटी डॉटर एना के लिए सही हो या गलत। कैम्बेल सैरा से पूछता है कि ये जितनी भी सर्जरीज एना पर की गई थी, क्या उन्होंने इन सर्जरीज के लिए एक बार भी एना से परमिशन ली थी। और इस सवाल से सैरा और ब्रायन दोनों को रियलाइज़ होता है कि इस पूरे झमेले में उन्होंने एना की मर्जी जानने की कभी कोशिश नहीं की। वो बस कहते गए कि एना को क्या करना है और क्या नहीं करना, और एना उनकी मर्जी के मुताबिक वो सब करती गई। सैरा कैम्बेल से कहती है कि उन्होंने कभी एना की परमिशन नहीं ली, क्योंकि उन्हें सिर्फ एना की नहीं बल्कि अपनी पूरी फैमिली की सिचुएशन देखनी है, और क्योंकि केट बीमार है इसलिए उसकी हेल्थ के बारे में सोचना पूरी फैमिली का फ़र्ज़ है। पर कैम्बेल सैरा से पूछता है कि सवाल ये नहीं कि आप लोग केट की हेल्थ के बारे में सोचते हैं या नहीं, पर सवाल ये है कि एना की हेल्थ के बारे में कौन सोचता है, और सैरा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। थोड़ी देर बाद कैम्बेल की तबीयत कुछ बिगड़ने लगती है और एना देखती है कि उसे एपिलेप्सी है, और तब जाकर एना को रियलाइज़ होता है कि कैम्बेल उसका केस लड़ने के लिए इतनी आसानी से क्यों राज़ी हो गया था, क्योंकि कैम्बेल जानता था कि अपनी बॉडी पर खुद का कंट्रोल ना होना कैसा फील होता है। इसके बाद सैरा अपनी बेटी एना से क्वेश्चनिंग करती है और सैरा एना से कहती है कि वो उसकी माँ है और अच्छी तरह जानती है कि एना दूसरों की हेल्प करने से खुद को कभी रोक नहीं सकती। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उसने अचानक अपनी सिस्टर केट की हेल्प करने से मना कर दिया। पर एना एक ही बात दोहराती रहती है कि उसकी बॉडी के डिसीजंस वो खुद लेना चाहती है। पर सैरा जानती है कि एना ज़रूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, और सैरा एना से कहती है कि लोग अजनबियों को अपनी किडनी डोनेट कर देते हैं और केट तो उसकी बहन है, तो वो मना कैसे कर सकती है। और तभी अचानक एना का बड़ा भाई जैसे उन दोनों के बीच कूद पड़ता है और वो तीनों मिलकर कोर्ट रूम में एक बड़ा सा हंगामा शुरू कर देते हैं और बेचारी जज उन्हें देखती ही रह जाती है। और फिर जैसी एक्चुअल बात बताता है कि केट कसम देकर ये सब एना से करवा रही है, क्योंकि केट अपने कैंसर, अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई है और वो अब मरना चाहती है। और ये सुनकर सारा शॉक हो जाती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में केट की बातों से पता चलता है कि वो अपने कैंसर से बहुत तंग आ गई होती है, पर वो जानती है कि उसकी माँ सैरा एक के बाद एक ऑपरेशन करवाकर उसे सब्जी की तरह काट कूट कर किसी भी तरह जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है। और केट ये भी जानती है कि उसका कैंसर उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली को भी अंदर से खोखला कर रहा था, इसीलिए उसे खुद की मौत बर्दाश्त थी। और यहीं पर सैरा को रियलाइज़ होता है कि अब उसे केट की अप्रोचिंग डेथ को किसी भी तरह एक्सेप्ट करना ही होगा, और वो सब मिलकर केट के साथ कुछ हसीन पल बिताते हैं और कुछ दिनों बाद केट की डेथ हो जाती है। इसके बाद कैम्बेल एना से मिलने आता है और उसे बताता है कि वो लोग केस जीत गए हैं और अब उसके पेरेंट्स उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी बॉडी पर कोई भी मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करवा सकते। इसके बाद केट की याद में एना और उसकी पूरी फैमिली केट के बर्थडे पर हॉलीडेज़ के लिए हर साल केट की फेवरेट जगह मोंटाना घूमने जाते हैं, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। सो फोक्स, ये थी माई सिस्टर्स कीपर की कहानी। मेरे ख्याल से अपने बच्चे को खोना इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है, और हम सब जानते हैं कि अपनी औलाद को बचाने के लिए पेरेंट्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। पर इस मूवी को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि किसी भी हद तक जाकर अपने बच्चे की जान बचाना क्या ये मोरली करेक्ट है। वैसे तो इस मूवी में बहुत सारे इमोशनल सीन्स हैं, पर जब सैरा केट को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए अपना हेड शेव करती है, जब ब्रायन सैरा से झगड़ा करके केट को बीच घुमाने ले जाता है,
और जब केट एना से कहती है कि वो मरना चाहती है। ये तीनों सीन्स बहुत ही इमोशनल हैं। सो एनीवेज, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।